Hey guys, welcome back once again. My name is अभिषेक साहू. आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स. इनफैक्ट सॉल्व करेंगे कंप्लीटली फिजिक्स सैंपल पेपर को जो सीबीएसई ने अभी 12th क्लास के लिए टर्म 2 के लिए रिलीज किया हुआ है. तो इस सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसानी के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं. आप अगर अटक रहे हो किसी क्वेश्चन में तो आज के बाद नहीं अटकोगे. एकदम ईजिएस्ट वे में हम इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं. जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी. चलिए तो सबसे पहले बिना बातों के हम पहुंच जाते हैं प्रेजेंटेशन पे भाई अपनी. तो पहला क्वेश्चन कहां है हमारे पास. तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 2000 रुपए के लिए. चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. और क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन ये कहता है कि इन ए प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन. भाई सिलिकॉन क्रिस्टल है हमारे पास और सिलिकॉन में अगर आपने एंटीमनी को ऐड कर दिया तो पूछ रहा है कि किस तरह का एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा. हाँ जी. और जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा इस एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये भी आपको ड्रॉ करके बताना है. तो आप जो जानते हो उसे थोड़ा सा ज्यादा बताने की मैं कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं कि भाई सिलिकॉन क्रिस्टल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन एटम में. ठीक है ना. तो सिलिकॉन क्रिस्टल में सिलिकॉन है अभी. तो अभी हमने जब इसमें एंटीमनी यानी कि जब हमने इसमें एंटीमनी दैट मींस Sb को ऐड किया तो Sb के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई. Sb के पास एंटीमनी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर शेल में. तो इसके आउटर शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इस 5 में से क्या होता है कि 4 एंटीमनी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एडजेसेंट या नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ. लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बेचारा जो फ्री बच जाता है ये क्या करता है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ करके आगे निकल जाता है. तो इस एटम को छोड़ के जब ये आगे निकल गया तो फिर क्या हो गया, ये फ्री हो गया है ना. और यही इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, यही इलेक्ट्रॉन करंट बनाएगा. तो यही इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें करंट बनाएगा. और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो हम इसको बोलेंगे ये एन टाइप एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बन गया. लेकिन एक नई बात जो कुछ बच्चे जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वो आप सुन लें. इस इलेक्ट्रॉन ने जो अपने एटम को छोड़ा तो इसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना. तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं डोनर एनर्जी. क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी. और भाई ये डोनर एनर्जी कितनी होती है, तो ये डोनर एनर्जी होती है कितनी, बहुत कम, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम है. अच्छा जी. अब ये डोनर एनर्जी लेवल कहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में, तो इसको मैं बता देता हूं कि भाई कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे. हाँ जी. तो यहां पर आप लिखेंगे जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड से ठीक नीचे ही होती है ये. तो इतनी नीचे होती है कि बस थोड़ी सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन ने करंट कंडक्ट कर दिया. ये बात क्लियर है कि नहीं. चलिए तो अभी मैं इसका आपको बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम बना करके बताऊंगा. ठीक है ना, कैसे बनाते हैं और डोनर एनर्जी लेवल आपको कहां दिखाना है. चलिए तो यहां पर मेरे पास क्या है, चलिए तो ये मैंने क्या किया, यहां पर मैं बताता हूं एनर्जी को. ठीक है. नाउ तो ये मैंने बता दिया, ये हो गई वैलेंस बैंड. और यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कंडक्शन बैंड को. क्लियर है. यहां पे मैंने कंडक्शन बैंड बताई, ये कंडक्शन बैंड को दिखा दिया. और ये क्या है, इन दोनों के बीच का गैप, मैं इसको बोलता हूं एनर्जी गैप. क्लियर है. इंसुलेटर में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है और नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स ये होता है. अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि यहां पर सर डोनर एनर्जी लेवल कहां है. तो ये डोनर एनर्जी है, डोनर एनर्जी. अब यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको क्या करेंगे कि बस थोड़ी सी एनर्जी कितनी, अप्रॉक्स इक्वल टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, ये फ्री होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा. समझ गए ना. तो डोनर एनर्जी देकर के कंडक्शन बैंड में ये पहुंच जाएगा. चलिए तो अगर हमें यहां पर रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन वगैरह तो कंडक्शन बैंड में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं. तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन बता दिए, इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं. ठीक है. और यहां पर क्या होगा, नीचे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाने हैं आपको और एक आधा होल भी दिखा दें.
है ना, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन वगैरह ये बन जाते हैं। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा पूरी डेप्थ के साथ। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, मुझे आपसे लाइक नहीं चाहिए, मैं आपको कमेंट चाहता हूं आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन हो जाने के बाद अभी हम पहुंच जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। क्लियर है? नाउ अभी सेकंड क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको बढ़िया सॉल्व करेंगे। देखिए तो कंडीशन क्या है, कंसीडर टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। कह रहा है कि भाई आपके पास दो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम है, दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इन ईच हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में? बोला एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट में नहीं है। बस क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट में नहीं है। इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट से ऊपर कहीं घूम रहा होगा। हाँ जी, तो क्या करेंगे, तो आगे पूछ रहा है इज इट पॉसिबल, बोलो पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि उनकी एनर्जी तो अलग अलग हो लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम हो। बात सुनिए, क्या कह रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम के अंदर, दोनों के अंदर अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में है। पूछ रहा है कि क्या उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसा संभव है कि उनकी एनर्जी अलग अलग हो लेकिन उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम हो। मैं आपको समझा देता हूं एक्चुअल में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, हाँ जी, मान के चलो ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। अभी क्या हो रहा है कि इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। अब किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ये हो सकता है, वी डोंट केयर एंड वी वोंट केयर। नाउ अभी सुनिए, तो अभी इसका एंगुलर मोमेंटम मुझे निकालना है, दैट विल बी L इज इक्वल टू mvr, और बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे NH अपॉन 2 पाई इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा। बोला सर इज इट ओके? हाँ जी भाई ओके। अभी क्या करना है आपको, तो ध्यान से देखना है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये किस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या ये h पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, h तो प्लांक कांस्टेंट है, 2 पाई भी अपना कांस्टेंट है, तो चेंज नहीं होता टाइम के साथ, प्लेस के साथ। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है n पर। तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम कुछ वैल्यू है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी वही वैल्यू, क्योंकि बोला ना सेम एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम तो सिर्फ n पे डिपेंड करता है। जब n अलग होगा तभी एंगुलर मोमेंटम अलग होगा, और जब n सेम है तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम भी सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्साइटेड स्टेट यानी कि n सेम है। अगर ये ऐसा है तो आप ये देखिए कि एनर्जी हम किससे निकालते हैं, बोला -13.6 अपॉन n स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से हमने ये प्रूव किया है कि n सेम होना ही पड़ेगा, तभी एंगुलर मोमेंटम इसका सेम होगा। तो अगर n सेम है तो फिर एनर्जी कैसे सेम हो सकती, तो एनर्जी कैसे अलग हो सकती है? तो आप यहां पे लिखेंगे कि भाई एनर्जी भी सेम होगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर सर हो जाएगा, बोला इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, फॉर सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। छोटा सा पॉइंट है लेकिन पॉइंट समझने लायक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोले एक्सप्लेन हाउ डज फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। हाँ जी, तो पूछ रहा है सबसे पहले आपसे, कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करती हैं ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, और लिखा अभी फ्रीक्वेंसी को डबल करना है। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जिस बात पर आप ध्यान नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं करते हैं। ठीक है ना, यहां पर बोला डायरेक्ट, बोला फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं कर रही है इलेक्ट्रिक करंट पे, तो समझ रहे हो ना। तो आप ये सारी बातों पे ध्यान देने के बजाय एक छोटा सा पॉइंट इसमें और इन्वॉल्व हो रहा है, उस पर हम ये ध्यान देंगे डबल। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ध्यान देते हैं लेकिन आप आज के बाद से ध्यान देंगे। ठीक है ना, चलिए भाई, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या होगा अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो। ठीक है, और इंटेंसिटी को सेम रखें। क्लियर है ना, इंटेंसिटी को सेम रखें। तो अभी क्या करना पड़ेगा, और वो ग्राफ भी बनाना है। तो आप तो जानते हैं कि सर फोटो इलेक्ट्रिक करंट does not depend on frequency, बोला फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पर does not depend on
फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो बोलिए सर किस पर डिपेंड करता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है और इंटेंसिटी यहां पर सेम है। तो अगर इंटेंसिटी सेम है इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मींस फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो चेंज नहीं होगा। तो अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि भाई देखिए यहां पर कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। यहां पर मैंने दिखा दिया फ्रीक्वेंसी और यहां पे दिखा दिया मैंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई। तो यहां पर ये कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा कि करंट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नाउ सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेते जाए, नोट करते जाए। सेकंड पॉइंट पर हम आ जाते हैं और सेकंड पॉइंट के लिए ये मैंने इसको ऐसे हटा दिया भाई, ठीक है ना। अभी सेकंड पॉइंट पे क्या है, पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा। अब जरूरी बात यह है कि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा? और अगर होगा तो कैसे? बिकॉज हमसे तो जो है 2 नंबर में प्रूव करने को भी पूछा जा सकता है। सीबीएसई कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। हाँ जी, तो बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। तो क्या करेंगे, हमें इस बात पर ध्यान देना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑन इंक्रीजिंग काइनेटिक, मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। लेकिन यहां पर मैं चलिए आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि आप फ्रीक्वेंसी को कितना बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। क्या डबल करने से डबल होगी? आंसर इज नहीं, डबल से थोड़ी सी ज्यादा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी स्लाइटली मोर देन डबल। प्रूव करेंगे देन ग्राफ बनाएंगे। चलिए, तो क्या करना है यहां पर, तो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है सर बताइए। तो आपने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू E माइनस एच न्यू नॉट, दैट मींस एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं K इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि जो टोटल एनर्जी है एच न्यू दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी K1 प्लस वर्क फंक्शन। भाई किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन अगर आप मेटल नहीं बदल रहे हैं तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं यहाँ पे φ1 नहीं लिखूंगा। नाउ तो पहले केस में काइनेटिक एनर्जी K1 होगी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया एच न्यू नॉट तो ये काइनेटिक एनर्जी कुछ बढ़ जाएगी K2, मुझे नहीं पता कितनी हो जाएगी, तो मैंने कहा K2 हो गई, प्लस वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये हो गई इक्वेशन 1 पहले केस में जब आपने फ्रीक्वेंसी डबल की तो ये हो गई, ये डबल करने पे, ठीक है, डबल करने पे, ठीक ना। तो अभी आपने फ्रीक्वेंसी डबल की तो ऐसा हो गया। अब ये करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन डिवाइड कर देंगे। जब आप इन दोनों इक्वेशन डिवाइड करेंगे देन यू विल फाइंड कि भाई यहां पर आपके पास कुछ इस तरह से बचने वाला है। क्या बचेगा भाई, 1 अपॉन, वेट, ये बचेगा आपका 1/2 इज इक्वल टू K1 प्लस फाई अपॉन K2 प्लस फाई। तो अगर आप इसको सॉल्व फाई नॉट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा K2 प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू 2K1 प्लस फाई नॉट। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा कि K2 इज इक्वल टू फाई नॉट से, अच्छा ये 2 हो जाएगा यहां पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2K1 प्लस फाई नॉट, ये फाई नॉट इस साइड चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या सीख मिलती है, बोला सर हम कुछ नहीं सीखते, सीख लो यहां पर कि काइनेटिक एनर्जी, अगर आपने एनर्जी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी जो भी पहले काइनेटिक एनर्जी थी K1 उसके 2 टाइम्स यानी कि डबल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ऐड हो रहा है ना, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी बिकम्स स्लाइटली मोर देन डबल। समझे, तो यहां पर एग्जैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस नहीं बनता, थोड़ा सा जो है चेंज आता है, लेकिन ये चेंज हम नेग्लिजिबल रखते हैं। क्यों, क्योंकि सर अगर काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल है, ठीक है, तो वर्क फंक्शन कितना ऐड हो जाएगा, बोला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्स टू मैक्स प्लेटिनम के लिए 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स ऑल, है ना। तो उसकी उस वैल्यू की कोई वैल्यू है ही नहीं, समझे, एकदम जो है नेग्लिजिबल है। तो आप कह सकते हैं कि भाई डबल हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल क्या है, स्लाइटली मोर देन डबल। तो कह भी सकता है, बोला प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी बिकम स्लाइटली मोर देन डबल इफ यू डबल द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हमको ग्राफ बना देना है यहां पे, तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, आपको प्रूफ सिर्फ ये करके सिर्फ इतना दिखाना है उसको। ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां पर देखिए, तो मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी दिखाऊंगा, न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई और काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या
इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली निकलने लगते हैं? नहीं, जब तक कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं पहुंचेगी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आप इसको माने तो भाई ये क्या हो गया, आपको इस तरह का स्लोप यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये ग्राफ हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो सेकंड का और वाला था, अभी हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन पे हमें क्या मिल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थर्ड क्वेश्चन पे हमें मिल रहा है भाई ये, चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज हुआ, ब्लैक में आ गए हम। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट्स चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। तो कह रहा है कि भाई ऐसे डिवाइस का नाम बताइए जो लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करने से इलेक्ट्रिक करंट चेंज कर दे खुद में से। तो भाई ऐसा डिवाइस जो है ना, ऐसा डिवाइस का नाम है फोटोडायोड। क्या नाम है इसका, फोटोडायोड। तो फोटोडायोड एक्चुअल में क्या करता है, फोटोडायोड एक्चुअल में क्या करता है, ये ऑप्टिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ऑप्टिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना जी। तो फोटोडायोड ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसके अगर दो एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जिसमें ऑप्टिकल एनर्जी को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे अलार्म सेंसर्स जो होते हैं, फायर सेंसर्स जो होते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स पे जगह जगह ये यूज होता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो जाएंगे। और अब यहां पर आपसे कह रहा है कि सर ग्राफ भी बना के दिखा देना, तो ग्राफ बना के दिखा देते हैं आपको। देखिए ग्राफ में कह रहा है प्लॉट आई वी ग्राफ, कह रहा है व्हाइट से लिख रहा हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा यहां पे। तो प्लॉट आई वी ग्राफ, तो आई वी ग्राफ आपको बताना है। तो क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले ये मैंने इस एक्सिस पे दिखाया, इस एक्सिस पे दिखाया मैंने वोल्ट, ठीक है, इस एक्सिस पे दिखाया मैंने करंट। क्लियर है नाउ। ये जो करंट जो होगा दैट विल बी इन माइक्रो एम्पियर। फोटोडायोड में आपको बता दूं कि हम इसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं। फोटोडायोड हम रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है, फोटोडायोड हम रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम, रिवर्स बाइस में कनेक्ट करेंगे तो करंट होगा भाई बहुत कम, मतलब माइक्रो एम्पियर में। इसके साथ साथ यहां पर क्या है कि ऊपर अगर फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं तो करंट मिली एम्पियर में हो जाता है, जो कि रिवर्स बाइस से ज्यादा होता है। तो अभी क्या करना है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर इंटेंसिटी, पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए सिग्नल कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, फिर इसके बाद इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, फिर इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। सो दिस इज योर I1, I2 एंड I3। और यहां पर जो I3 है ये ग्रेटर देन है I2 से और ये ग्रेटर देन है I1 से। तो क्या ये आपको क्लियर है, ये इस तरह का ग्राफ यहां पर देखने को मिलेगा कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब करंट सैचुरेट हो जाएगा, वोल्टेज कितना भी बढ़ाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ेंगे, थक तो नहीं रहे हो जी। तो क्या करना है, अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, उसके साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आ जाएं भाई। ठीक है नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम डीऑक्साइड्स। डीऑक्साइड का मतलब क्या कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर होंगे, देन ये ट्रांजिशन के बाद नीचे आ रहे होंगे, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी दैट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या करना चाहते हैं अपन यहां पे, तो वो कह रहा है कि आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन बताना है कब, जब जो इलेक्ट्रॉन है n से n-1 में आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आप बताओ। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हम बोर मॉडल से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालते हैं ये हम यहां पे रखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो दैट विल बी न्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर। देखो पोकेमॉन से याद रख लेता हूं मैं इसको, पोकेमॉन मतलब पाई, के स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, एन नहीं, एन की जगह नंबर 2 पुट कर दिया मैंने, हाँ जी पोकेमॉन। ठीक नाउ, और क्या रह गया भाई, और क्या रह गया, ई और रह गया है, तो ई स्क्वायर और या यहां पर e टू द पावर 4 एंड z स्क्वायर ऐसे चलता है। अपॉन में क्या है, अपॉन में चलता है h क्यूब। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है इतना बड़ा सा, और यहां पर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, n1 क्या है, n1 होता है जो लोअर स्टेट है उसको मैंने n1 बोला, n2 है इसकी हायर स्टेट। तो ये कहां से कहां है, बोले ये लोअर स्टेट है और ये हायर स्टेट है। क्लियर,
क्लियर है नाउ। तो अभी मैं इसकी जगह में डायरेक्ट पुट कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस की कमी के कारण। यहां पर n-1 n1 के प्लेस पर मैं पुट कर दूंगा, n1 के प्लेस पर मैं पुट कर दूंगा। देखना जरा कलर कॉम्बिनेशन जम रहा है। n1 के प्लेस पे मैं पुट कर दूंगा n-1 और n2 के प्लेस पर मैं पुट कर दूंगा। कहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन आ रहा है n से, तो इसके प्लेस पर मैं ये पुट कर दूंगा। जब मैं इसको यहां पर वैल्यूज रखूंगा तो आपको मिलेगा न्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर ई टू द पावर 4। ठीक है, और हाइड्रोजन है तो z के प्लेस पर 1 ले लूंगा, अपॉन में है h क्यूब। और यहां पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा n के जगह पर वेट n1 स्क्वायर है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर वैल्यूज पुट करूंगा n-1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? तो न्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन h क्यूब। तो यहां से सॉल्व करने पे आप एलसीएम लेंगे तो n-1 इंटू एन स्क्वायर। चलिए यहां पर स्क्वायरिंग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बचेगा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने के बाद जो बचेगा हम यहां पर रख देंगे भाई। ठीक है नाउ, तो न्यू इज इक्वल टू कैलकुलेशन करना है बस, इसके बाद थोड़ा सा और चेंज करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार बैठेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर देखो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर, साथ साथ में बोलोगे तो याद भी हो जाएगा, ई टू द पावर 4 अपॉन एच क्यूब। क्लियर है? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये माइनस, तो माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n, हाँ जी प्लस 2n, और ये प्लस का 1 तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का 1, तो ऊपर बचेगा 2n-1। क्या बचेगा? 2n-1। ब्रैकेट ओपन कर देना भाई, एन स्क्वायर माइनस लगा हुआ है, माइनस को बाहर रखा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, माइनस साइन के कारण साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और ये नीचे बच रहा है n टू द पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये n स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये आपका सॉल्व हो गया, ये आपका ये डेरिवेशन हो गया, ये जो उसने पूछा हुआ था। क्लियर है? अब इसमें इसने एक और पार्ट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? इसमें इसने एक और पार्ट पूछा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें साथ में। इसने एक और पार्ट पूछा हुआ है कि ऑल्सो शो दैट, आपको ये भी बता देना है कि अगर ये बड़ी एक्साइटेड स्टेट में, मतलब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइटेड हुआ, फ्री नहीं हुआ, ज्यादा एक्साइटेड हुआ, तो आप उस समय इस फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला रखेंगे, और प्रूव करना है कि भाई ये जो है क्लासिकल फ्रीक्वेंसी और रिवॉल्यूशन से मिलता जुलता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप मान के चलिए कि आपके पास जो है 1 लाख रुपए आ गए हैं, अब किसी से आपके 2 रुपए और निकल रहे हैं, तो क्या 2 रुपए के पीछे हाथापाई करोगे? क्या नहीं करोगे ना। तो जब नंबर बहुत बड़ा होता है तो 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तो 2n-1 के प्लेस पर आप सिर्फ 2n रखेंगे, और ऊपर जो आ रहा है ना n-1, इसके प्लेस पर आप, ये मजा है डिजिटल बोर्ड में जी हाँ, तो n-1 के प्लेस पर आप n पुट करेंगे। क्लियर है? और जब आप ऐसा करेंगे तो नया फॉर्मूला जो आपको मिल जाएगा, दैट विल बी 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एच क्यूब। उसके बाद यहां पर जो बचेगा दैट विल बी 2n-1 अपॉन, और ये हो जाएगा n स्क्वायर, 2n-1 के प्लेस पर थोड़ा सा हमें यहां पे करेक्शन करना है भाई, 2n की -1 के प्लेस पर 2n पुट करेंगे, और यहां पर सिर्फ करेंगे n स्क्वायर, और यहां पर सिर्फ करेंगे n, तो n से कट जाएगा n, और यहां पर जो बचेगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहां पर इसका इससे इंटू हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा n। चलिए भाई, हाँ जी, तो ये n स्क्वायर भी था। ठीक है, तो ये बचेगा n क्यूब और ये हो जाएगा h क्यूब। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब इसका बढ़िया से फोटो खींच लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 अब आपको मिलने वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर एक बार आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हो, थोड़ा जल्दी आगे निकल गए अभी अपन, इसको रखेंगे नीचे। नाउ एक्सप्लेन with proper diagram how an AC signal can be converted into DC। पल्सेटिंग का मतलब क्या है? पल्सेटिंग का मतलब डीसी सिग्नल वैसे अपना ऐसा होता है,
एक कांस्टेंट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन पल्सेटिंग का मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड बदलते रहने दो, लेकिन डायरेक्शन एक ही रहनी चाहिए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कौन सा डिवाइस करता है? तो ऐसा डिवाइस करता है हमारा रेक्टिफायर। क्या करता है? रेक्टिफायर। ठीक है जी। तो यहां पर क्या है? रेक्टिफायर हमें बताना है। कैसा वाला रेक्टिफायर? आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल देन इनपुट फ्रीक्वेंसी यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। मतलब फुल वेव रेक्टिफायर यहां पर बनेगा। कौन सा वाला? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अब इस फुल वेव रेक्टिफायर की थोड़ी साथ में वर्किंग में आपको बताऊंगा और जल्दी से हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। अब इस फुल वेव रेक्टिफायर में सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर लगेगा। मैं सिंपल आपको ट्रांसफार्मर के नाम से इसमें समझा देता हूं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि हमने एक ये ड्रॉ किया, यहां से इनपुट सिग्नल है, ये एसी आपको मिल रहा है, और ये ट्रांसफार्मर के लिए मैंने यहां पर साइन बना दिया, और यहां पर ये कुछ ऐसा है। ठीक है ना। अभी क्या होता है, आप जानते हैं कि एसी सिग्नल में जो साइकिल जो होती है, मतलब जो करंट जो होता है, एक बार पॉजिटिव यहां, एक बार पॉजिटिव यहां, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या होगा कि एक बार इसका जो प्लस है, मान के चलिए यहां पर फर्स्ट हाफ साइकिल में हमने इसको 2 हाफ साइकिल में डिवाइड कर दिया। एक बार प्लस यहां आएगा और एक बार माइनस, या अगली साइकिल में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा होगा ना। अभी इसमें क्या होता है, इसमें लगा होता है एक डायोड। ठीक है। और इसमें लगा होता है एक और डायोड, मतलब इसमें 2 डायोड लगे होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं, और जो हाफ वेव रेक्टिफायर उसमें 2 डायोड होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अभी क्या होता है कि यहां पर ये इसका पी एंड है और ये इसका एन एंड है, पीएन जंक्शन डायोड का। डायोड की एक खासियत होती है, क्या होता है? डायोड की एक खासियत होती है कि ये आपको सिर्फ एक साइड से करंट, जो मेजॉरिटी जो करंट होता है ना, वो सिर्फ एक ही साइड से अलाउ करेगा, पी से एन। बाकी रिवर्स करंट इसमें फ्लो होता है, जो कि नेग्लिजिबल माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। ठीक है ना। नाउ तो ये डायोड की खासियत क्या है कि करंट अगर इस डायोड में इस डायरेक्शन में जा सकता है, तो इसी डायोड में करंट यहां से नहीं आएगा। जैसे वायर में, नॉर्मल वायर में होता है ना कि आपने यहां कनेक्ट करा दिया तो यहां से फ्लो हो जाएगा, यहां कनेक्ट करा दिया तो यहां से आ जाएगा। ऐसा डायोड में नहीं होता। तो डायोड इज ए यूनी डायरेक्शनल गेट, ऐसा आप इसको मान के चल सकते हैं। ठीक है ना। अभी क्या होगा, तो इसका कनेक्शन कुछ ऐसे करते हैं। ये यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दी, अलग अलग तरीके से आपको कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोग यहां से घुमा करके बाहर आउटपुट निकाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है ना। अभी इसके बाद यहां पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है ना। अभी आपने इस पॉइंट को नाम दे दिया लेट से P, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया Q। अब समझने वाली बात यहां पर ये है कि होगा क्या। जैसे मान के चलिए फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, यहां पर वेट, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या होगा कि जो करंट है वो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। अभी मान के चलिए करंट यहां से यहां बढ़ रहा है, समझना, करंट यहां से यहां जा रहा है। अभी क्या है ना, करंट जाना चाहता नीचे, लेकिन ये डायोड उसको अलाउ नहीं करेगा, तो सर्किट पूरी हो नहीं पाएगी। तो हमने क्या किया, करंट के लिए एक एडिशनल रास्ता बना दिया। तो करंट जो आएगा यहां से, उसको पहुंचाना नेगेटिव के पास, तो ये करंट कहां से, मतलब ये करंट यहां से जा सकता है P से होते हुए Q में, और यहां से नेगेटिव के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। अभी क्या होगा, अगली हाफ साइकिल में ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो करंट जो आएगा यहां से पॉजिटिव से होते हुए यहां पर आ जाएगा, और यहां से ये, यहां से, मतलब अगेन P2Q, मतलब सेम डायरेक्शन, पहले भी P2Q और अभी भी P2Q ये जो है फ्लो हुआ। तो इसका मतलब यहां से हमने ये बता दिया आपको कि हमने इसको डायरेक्ट करंट मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट में कन्वर्ट कर दिया, इन बोथ डायरेक्शन P2Q। क्लियर है नाउ। तो अभी क्या करेंगे, अभी यहां पर हम आउटपुट सिग्नल बनाने को कहा है ना उसने, आउटपुट वेवफॉर्म बनाइए। तो यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर आपको ये मिल गया। ठीक है। चलिए भाई, तो ये आपका इनपुट था, ठीक है। आप यहां पर दिखा दें कि ये आपका ये क्या है आपका, ये टाइम यहां दिखा देना, यहां इनपुट और आउटपुट सिग्नल दिखा देना। ठीक है ना। तो अभी क्या होगा कि इसमें ये सेम डायरेक्शन में पल्सेटिंग है, कहा है ना आपसे, पल्सेटिंग
पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग का मतलब ये इसमें रिपल्स हैं कुछ, अभी ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन बदली है, यहां पर ये पूरी तरह से डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ, बहुत सारी प्रोसेस अभी फिल्टर सर्किट वगैरह से इसको पास कराना पड़ेगा, जीना डायोड वगैरह, उसके बाद ये काम हो पाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इस 5th क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत ही ईमानदारी के साथ हमने किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें बढ़िया तरीके से, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ले लिया स्क्रीनशॉट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही है, ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है, स्मार्ट बोर्ड पर कैसा नजर आ रहा है, हमारे चैनल पर आप पढ़ते ही रहते हो वैसे। नाउ तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे अभी अपन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम समझने लायक, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो वो प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होने वाली है। थांबा नाउ, तो अभी हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट, पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक, हाँ जी भाई, पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है कितने का, एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 वॉट का, तो पावर में कितनी लिख दूं यहां पर, गिवन में पावर कितनी दे दी, पावर आपको दे दी 100 वॉट। क्लियर है, पावर आपको मिल गई 100 वॉट। नाउ अभी क्या होगा ना, 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग, अगर हम एक 100 वॉट के बल्ब को बस जलता छोड़ दें बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, जो ड्यूटेरियम है 1s2, अगर हम उसको फ्यूजन कराएं, दो 1s2 को फ्यूजन कराएं, तो ये रिएक्शन होगी और यहां से इतनी 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। तो कह रहा है कि अगर ये दो ड्यूटेरियम एटम्स का फ्यूजन कराने के बाद इतनी एनर्जी मिलती है, तो 2 kg ड्यूटेरियम का फ्यूजन कराने के बाद आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, और उससे जो 100 वॉट का जो बल्ब है ये कितने लंबे समय तक चल सकता है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, तो अभी हम यहां पर बहुत छोटा सा काम करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है इसको हम समझ लेते हैं। इस इक्वेशन में यहां पर दिया हुआ है कि 1H2 जब फ्यूजन हुआ तो एक हीलियम न्यूक्लियस बना, एक न्यूट्रॉन निकल आया, और इतनी एनर्जी हमें मिल गई इस न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान। तो अभी क्या करेंगे, अभी बहुत सिंपल सा काम हमें करना है। क्या करना है कि भाई देखिए, हमारे पास अगर हम ऐसा बोलें कि 2 ग्राम ड्यूटेरियम जो है, या फिर हाँ जी भाई, तो 2 ग्राम ड्यूटेरियम में अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर कितने एटम हो सकते हैं, आपने कहा 6.023 × 10⁻23, तो 2 ग्राम ड्यूटेरियम में इतने एटम हो सकते हैं। नाउ तो 2 kg में कितने हो जाएंगे, तो 2000 का मतलब 1000 का इंटू कर दूंगा, तो 2 kg में हो जाएंगे 6.023 × 10⁻26, इतने एटम हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अभी समझना, 2 kg में इतने एटम हो जाएंगे। अब जरा आप ये देखिए कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि फ्यूजन जो हो रहा है ना, फ्यूजन ये कितने एटम के कारण हो, जैसे 2 एटम का फ्यूजन अगर हो रहा है तो वहां से इतनी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी मैं यहां पे लिखूंगा, टोटल एनर्जी। अब देखिए जरा, अगर 2 एटम का फ्यूजन हो रहा है तो 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि मैं लिख दे मेगा 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं जूल में कन्वर्ट करके लिख दूंगा, तो ये हो जाएगी 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी हो गई 2 इलेक्ट्रॉन के, मतलब 2 ड्यूटेरियम के फ्यूजन से, है ना। अपन को तो 2 kg चाहिए ना सिर्फ, तो यहां पर हमने 2 का डिवाइड कर दिया। 2 kg कारण नहीं, ये 2 के कारण हो रहा है, तो 1 के कारण जो होगा दैट विल बी इतनी एनर्जी मिलेगी, 1 के कारण सिर्फ इतनी एनर्जी होगी, इसका 2 में डिवाइड। नाउ तो अभी क्या है, ये तो हो गया, हमने जो है ओवरऑल निकाल दिया, 1 के कारण इतनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना। अभी देखिए, अभी क्या हो रहा है कि 2 kg के कारण कितनी एनर्जी मिलेगी। देखिए ये क्या हो गया, ये 1 के कारण एनर्जी हो गई। ठीक है, ये क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी तो हमने सिर्फ कन्वर्ट किया है इसको, कन्वर्ट किया है। नाउ अब ये करेंगे, हमने जो लिख के रखा है ना ये ऊपर, ये 2 kg में इतने एटम होते हैं, 6.023 × 10⁻26। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगी, अब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, आपको यहां से क्या मिल जाएगी, आपको यहां से मिल जाएगी एनर्जी। तो भाई यहां से आपको टोटल एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी की वैल्यू कुछ भी आई, मान के चलिए एनर्जी की वैल्यू कुछ आई। अब आप क्या करेंगे भाई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम
होता है, और यहां पर ये कुछ भी वैल्यू रखी हुई है, आपको क्या निकालना है कितना चलेगा, तो पावर के प्लेस पर आप रखेंगे 100 वॉट, ठीक है ना। और अच्छा 100 वॉट, अच्छा एक सेकंड सुनो, अब क्या होता है ना 100 वॉट क्या होता है, 100 वॉट होता है 100 जूल सेकंड, तो 100 जूल सेकंड, तो और वहां पर क्या चल रहा है, यहां पर भी तो चल रहा है, यहां पर भी तो चल रहा है एनर्जी में जूल चल रहा है, जूल चल रहा है, तो इस जूल से ये जूल वूल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां पर टाइम के बारे में कुछ करने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको टाइम निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, जूल पर सेकंड दिया हो ना, आप इस तरह से टाइम निकाल सकते हैं, जूल पर सेकंड दिया हो, आप इस तरह से टाइम निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इस प्रोसेस को समझना जरूरी है थोड़ा सा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है यहां पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। में स्टूडेंट्स आपको क्या मिल रहा है कि भाई डिफाइन, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बढ़िया से, डिफाइन वेव फ्रंट, ड्रॉ द shape of refractive wavefront when plane incident wave undergoes refraction from optically denser to rarer medium, hence prove the Snell's law। मतलब सिंपल सी बात है, आपको वेवफ्रंट डिफाइन करना है, और डेंसर से रेयर मीडियम में जब वेव जा रही है तो उस समय आपको स्नेल्स लॉ को प्रूव कर देना है। तो देखिए बड़ी आसान सी भाषा में आपको बताऊंगा कि स्नेल्स लॉ आखिरकार क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा, ठीक है भाई, तो स्नेल्स लॉ समझाने के लिए उससे भी पहले हमें समझना है वेवफ्रंट। तो वेवफ्रंट को बड़े ही सिंपल शब्दों में अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि वेवफ्रंट एक्चुअल में क्या है, कि वेवफ्रंट कलेक्शन है उन सभी पार्टिकल्स का, उन सभी पॉइंट्स का जो एक समय पर एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं। जैसे अगर आप पानी में बनने वाले रिपल्स यानी कि लहरों को देखें, तो अगर आपने पानी में यहां पर पत्थर को ड्रॉप किया है तो आप देखेंगे कि भाई पानी यहां पर इस तरह से वेव बना रहा है, और ये यहां पर जो वेव्स होंगी ये सभी वेव है ना, तो ये हमने क्रेस्ट दिखा दिया और ये दिखा दिया हमने ट्रफ, ठीक ना, और ये फिर से क्या बन गया, ये बन गया क्रेस्ट ना। तो आप देखते हैं कि भाई इस टाइम पर पानी, यहां पर जो पानी है वो ऊपर जा रहा है, तो यहां से बराबर डिस्टेंस पर उसी समय पर आप देखेंगे कि पानी यहां भी ऊपर जा रहा है, यहां भी ऊपर जा रहा है, यहां भी ऊपर जा रहा है। जबकि अगर आप यहां पर देखें तो ये सभी पॉइंट्स एक साथ नीचे जा रहे हैं, तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच आर गोइंग अप एंड विच आर गोइंग डाउन, या मैं कहूं विच आर वाइब्रेटिंग एट द सेम फेज एट सेम टाइम इज कॉल्ड वेवफ्रंट। तो वेवफ्रंट का इस तरह से पानी की जो दीवार बन रही है, इस तरह से जो दीवार बन रही है जिसमें पार्टिकल एक ही टाइम पर सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं सभी, हम उसको बोलेंगे वेवफ्रंट। तो वेवफ्रंट एक्चुअल में क्या है, वेवफ्रंट इट इज द कलेक्शन, है ना, जिसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा लोकस। इट इज द कलेक्शन और लोकस मतलब है ना उन सभी का, आप मान सकते हैं भाई सभी की लोकेशन, हाँ सभी का सेट। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स, ठीक है, या मैं ऐसा कहूं इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, कहना ठीक रहेगा यहां पे, हाँ जी। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are vibrating at same phase in same time, क्लियर है। तो यहां पर ये हो गया वेवफ्रंट, ठीक। तो वेवफ्रंट तो वैसे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अभी हमें जो पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है प्लेन इंसिडेंट, है ना, प्लेन वेवफ्रंट के लिए, ठीक है ना। तो अभी सुनिए, तो यहां पर क्या है कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि स्नेल्स लॉ को किस तरह से हमें प्रूव करना है, स्नेल्स लॉ को कैसे प्रूव करना है। तो थोड़ी सी थिकनेस को हम कम करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, चलिए। तो देखिए बड़ी ही सिंपल सी बात, तो स्नेल्स लॉ को प्रूव करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो यहां पर क्या दिया जा रहा है कि लाइट कहां से आ रही है, बोला डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो नीचे आकर के फैल जाएगी। तो मैंने मान लिया कि भाई ये जो मीडियम है, इस मीडियम को मैंने बताया डेंसर मीडियम, और यहां पर जो है इस तरह से लाइट रेज आ रही हैं, ये दो लाइट रेज इस तरह से आ गई, ये दो लाइट रेज इस तरह से आ गई। अभी क्या होगा कि इन दोनों लाइट रेज ये आ गई, और यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉप किया, ये नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, मैंने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया ना। अभी क्या हुआ, यहां पर मैं एंगल दिखाऊंगा, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी आप देखेंगे कि यहां से जब लाइट, ये मैंने रेयरर मीडियम दिखाया है ना, तो जब इस मीडियम में जाएगी तो फिर क्या होगा कि लाइट जाकर के ऐसे फैल जाएगी, यहां पर लाइट जाकर के ऐसे नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ऐसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अभी देखिए यहां पर क्या है कि आप थोड़ा सा एंगल को दिखाएंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई ये वाला एंगल आर है,
ये वाला एंगल, सॉरी यहां पर मुझे दिखाना चाहिए कि ये एंगल, ये वाला एंगल भी आई है, वेट, ये वाला एंगल भी आई है और ये वाला एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर ले। तो देखिए, तो अभी क्या होगा कि यहां पर ये क्या दिखा दिया, ये हमने दिखा दी रेज, ठीक। अभी क्या होगा, यहां से आप वेव फ्रंट बनाएंगे। तो वेव फ्रंट कैसा बनाएंगे, वेव फ्रंट हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा लाइट रेज पर 90 डिग्री होता है। तो ये लाइट रेज है और इस पर हो गया 90 डिग्री। इसके बाद अगर जैसे ज्योमेट्री से अगर आप प्रूव करेंगे इसको, तो ये वाला एंगल भी आपको आई नजर आएगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो आप आराम से इसको देखें। अदरवाइज थोड़ा सा डायग्राम हमारा खराब हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज देखो ये आई है, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पूरे एंगल 90 को देखता हूं तो ये बचा हुआ जो एंगल होगा ये क्या बचेगा, ये अगर ये पूरा एंगल 90 है, ये 90 माइनस आई है, तो बचा हुआ क्या बचेगा, आई, ठीक है ना। तो बात क्लियर हुई। तो यहां पर मैंने इस तरह से इस एंगल को आई प्रूव कर दिया, ठीक ना। तो देखिए जरा, अभी मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर भी एक वेव फ्रंट बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा वेव फ्रंट, तो ये वेव फ्रंट कुछ इस तरह जाएगा जो कि लाइट रेज पर 90 डिग्री होगा। तो वेव फ्रंट कहां है भाई, ये रहा एक वेव फ्रंट और ये रहा एक वेव फ्रंट जो कि ये 90 डिग्री पर है। चलिए, तो मैं इन लाइट रेज को नाम दूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हम यूज करेंगे। तो ये P दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलिए तो ये ऐसे दे देते हैं भाई, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये यहां पर ये R हो गया। इसके बाद ये R के बाद हम इसको नाम दे देंगे, भाई ये S हो गया, S T U, ऐसे नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाने तो ना हो। तो अब इसी तरह से जैसे हमने इसको प्रूव किया है, हम इसको भी R प्रूव कर, जैसे ये आपको, हम इसको R प्रूव कर सकते हैं। ये जैसे हमने इसको I प्रूव किया, हम इसको R प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हमें प्रूव करना है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, दैट मीन्स हमें प्रूव करना है म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ये प्रूव करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि भाई साइन I अपॉन साइन R को सॉल्व करते हैं। तो साइन I, तो यहां से आप देखेंगे साइन I आपको क्या नजर आता है, साइन I कौन से ट्राइंगल में हम वर्क करें, तो ट्राइंगल QUT में वर्क करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। नाउ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या मिलेगा आपको, UT अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, Q और ये QT है ना, UT अपॉन QT। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से साइन R पर जब हम वर्क करेंगे तो ये साइन R, ये छोटा वाला जो नीचे ट्राइंगल दिख रहा है, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा QR और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QT, है ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम यहां पर साइन I अपॉन साइन R कर देते हैं, साइन I अपॉन साइन R कर देते हैं, साइन I अपॉन साइन R, यानी दोनों इक्वेशन का डिवाइड, तो अब क्या मिलेगा, तो QT से QT कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा UT अपॉन QR, UT अपॉन QR। अब ध्यान से देखिए कि हमें तो प्रूव करना है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू। ये कैसे प्रूव होगा, तो देखिए एक्चुअल में म्यू क्या होता है, म्यू होता है वेलोसिटी इन वन मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन टू मीडियम। तो देखते हैं भाई UT क्या है, हम इस UT को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर थोड़ी समझने वाली बात यह है कि जब ये लाइट का वेव फ्रंट, जब ये लाइट का वेव फ्रंट थोड़ा सा अच्छा सा कलर मिले तो देखते हैं यहां पर, चलिए भाई ये दिख रहा है। तो जब लाइट का ये वेव फ्रंट इस टाइम पर लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पर यहां पहुंचा होगा, दिख रहा है थोड़ा ठीक ठाक, हाँ जी, लेट्स से t इज इक्वल 0 पर यहां पहुंचा होगा, तो ये वाला पार्टिकल टकरा गया। लेकिन t इज इक्वल टू 0 में ये वाला पार्टिकल अभी नहीं टकराया था, तो ये पहुंचा और इस इंटरफेस पे जाकर के टकराया। दैट मीन ये जो UT है, ये क्या है, UT कुछ डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमने मान लिया कि इस समय जो इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, ये है v1। तो v1 इंटू टाइम t, v1 इंटू क्या बन जाएगा, v1 इंटू टाइम t। मतलब ये जो UT डिस्टेंस है इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, v1 इंटू टाइम t। इसी तरह से अगर QR क्या है भाई, ये वाला ही जो डिस्टेंस है QR, ये कैसे निकालोगे भाई, लाइट की स्पीड यहां पे मान लो v2 स्पीड, तो v2 इंटू उसी टाइम t में ये ट्रेवल करा आगे। तो QR की वैल्यू क्या हो गई, QR की वैल्यू हो गई, यहां से देखेंगे तो v2 इंटू t
अपॉन ut की वैल्यू क्या हो गई, v1 इंटू टी, यहां से t से t कट जाएगा तो साइन i अपॉन साइन r, ये बचेगा आपके पास साइन r, ये बचेगा वेलोसिटी इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी इन टू मीडियम, मतलब मीडियम सेकंड, तो ये बच गया म्यू, और ये होता है आपका स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से ले लें इसका स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर ऑप्शन तो नहीं है इसमें, हाँ जी कोई ऑप्शन नहीं ना। तो अभी देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन है, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर फाइनल इमेज बीइंग फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब एकदम कंफर्ट के साथ साफ साफ दिखाई देने वाली जगह पर हमें इमेज बनानी है। पहले तो आप बताना जरा, आंखों के लिए, हमारी आंखों के लिए जो LDDV लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी है, तो आपने कहा D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है ना इतनी? नाउ बहुत सही। अभी क्या करेंगे कि हमें जो है इमेज बनानी है, तो फाइनल इमेज बनाएंगे, फाइनल इमेज बनाएंगे। तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप जानते हैं दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो छोटा वाला बनेगा और आईपीस बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा इसलिए बनता है ताकि जो छोटा सा, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम यूज करते हैं वायरस को देखने के लिए, बैक्टीरियाज को देखने के लिए, हाँ, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, तो उनसे जो लाइट है वो डाइवर्ट ना हो जाए, मतलब डाइवर्ज ना हो जाए, बहुत ज्यादा फैल ना जाए, तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा रखते हैं। जबकि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि दूर से लाइट आ रही है तो ब्राइट इमेज बने, क्लियर इमेज बने, तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा रखना होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर हमने क्या किया कि एक लेंस बनाया। ठीक है, ये लेंस बनाया हमने, कॉनकेव लेंस। ठीक है, और अच्छा बनाए। ठीक है, तो ये हमने बना दिया कॉनकेव लेंस। नाउ अब कॉनकेव लेंस तो हमने बना दिया, ये क्या है, ये आ गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, सिंपल हमने लाइन बोल दी। नाउ अभी इसकी फोकल लेंथ दोनों साइड होगी, तो हमने मान ली इसकी फोकल लेंथ ये दोनों साइड है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज्यादा इससे मतलब नहीं हमें। नाउ अभी क्या है, आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट रख दिया ये। ठीक, इस ऑब्जेक्ट के कारण आपने एक लाइट रे को सीधा भेज करके फोकल लेंथ से पास करा दिया, और एक लाइट रे को आपने इस तरह से भेजा, और यहां इमेज बन गई। अब इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, बन जाने दो कोई बात नहीं है। इमेज बन रही कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये इमेज बन रही है। नाउ अब ध्यान से देखना, अब दूसरा लेंस जो आईपीस होता है, आईपीस से हमें इस इमेज को और भी बड़ा करना है, इस इमेज को और भी बड़ा करना है। अब ये इमेज और बड़ी कब होगी, तो ये इमेज और बड़ी जब होगी जब जो दूसरा वाला जो हम आईपीस यूज कर रहे हैं, ये जो इमेज है जो कि दूसरे लेंस के लिए, बात सुनिए, ये इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। मतलब दूसरा जो लेंस हम रखेंगे उसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगी, तो दूसरा जो लेंस होगा ये इसको ऑब्जेक्ट समझ के इसकी इमेज को मैग्नीफाई करेगा, है ना। तो इसको इस दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ के अंदर आना पड़ेगा। याद रखिए, जब कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिए कि जब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो सेम साइड पर इमेज हाईली मैग्नीफाइड बनती है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, तो मैं आपको समझा देता हूं यहां पर। तो दूसरा वाला जो लेंस है हमने कुछ इस तरह से आईपीस बनाया, ये बड़ा सा बना दिया। ठीक है, नाउ अभी क्या होगा, इसकी जो फोकल लेंथ है ये हमने मान ली यहां पर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां से मैं मेजर करके यहां ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, नाउ तो ये अप्रॉक्स इतनी जाएगी। नाउ अभी देखना, तो अभी यहां से क्या होगा कि ये लाइट रे यहां से ऐसे और ऑप्टिकल सेंटर से ये कुछ ऐसे पहुंच गई से। नाउ अभी क्या होगा कि जहां पर ये लाइट रे ये कहां जा रही है, यहां पर हमने अपनी आंखें लगा के रखी हुई हैं। ठीक है, यहां पर हमने अपनी आंखें लगा के रखी हुई है। नाउ तो अभी क्या होगा कि आंखें तो भोली हैं, उनको नहीं पता कि लाइट कहां से आ रही है, तो आपको इनको रिट्रेस बैक करना पड़ेगा। तो लाइट रेज को आपने रिट्रेस किया। चलिए मैं इसको येलो ही कलर से दिखा देता हूं। ठीक, नाउ तो लाइट रेज को आपने रिट्रेस किया, और जहां पर जाकर के ये मीट कर जाएंगी वहीं पर आपकी फाइनल इमेज बनेगी। तो भाई बहुत दूर मीट कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं, तो आपकी फाइनल इमेज जो होगी ये यहां बन जाएगी।
ठीक है, चलिए तो मैं यहां पर कुछ नेमिंग कर देता हूं। तो नेमिंग कैसे भाई, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने नाम दे दिया ए, ठीक है ना। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है A1, ये हो गई इमेज B1, ये फाइनल इमेज A2 और ये फाइनल इमेज B2। याद रखिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज का फॉर्मेशन, वाह 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 अति सुंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये रियल एंड इन्वर्टेड है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं। बोला सर अगर हमें सीधा नहीं दिखेगा तो कैसे काम चलेगा? भाई नहीं दिखने दो, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है कोट पैंट नहीं पहनानी है, समझे ना। तो भाई उसके पैर कहां है, उसका सर कहां है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर वैसे ही बहुत छोटा है, आपको हाईली मैग्नीफाइड दिख जाए ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहें तो उसको सीधा कर सकते हैं कि इन्वर्टर लेंस लगा के, लेकिन जरूरत नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बस मैग्नीफाइड होकर के दिख जाए ये ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, तो उल्टी इमेज बन जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कौन सा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे, ये भी है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये क्या है भाई, ये है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है जी। चलिए यहां पर देखिए जरा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी क्या करना है, मैं आपको यहां पर कुछ डिस्टेंस मार्क करके बता रहा हूं। जैसे ये हमारे पास लेंस हो गया, तो इस लेंस के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे d, ये है हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। नाउ अभी क्या है, यहां पर देखो, ये देखो, ये जो है ना A1 B1, ये पहले वाले लेंस के लिए क्या है, इमेज है, तो मैं इसको बोलूंगा इमेज डिस्टेंस VE। जबकि दूसरे वाले लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है, जबकि इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, समझे। तो अगर मुझे ओवरऑल, जो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां पे बनेगा, तो अगर मुझे ओवरऑल अगर इसकी डिस्टेंस बतानी कि भी दूसरा लेंस मुझे कहां रखना चाहिए, तो मैं क्या बताऊंगा कि लेंथ ऑफ ट्यूब बतानी है या मुझे डिस्टेंस बतानी है कहां रखना है। भाई ये अगले क्वेश्चन के लिए बहुत ही जबरदस्त सा शानदार सा पॉइंट जो आपके सामने निकल के आ रहा है, आप इस पर ध्यान देंगे जरा। क्या कि अगर मुझे सेकेंड लेंस का जो है बताना है कि भाई दूसरा लेंस कहां रखना चाहिए, तो मैं यहां पर बताऊंगा कि जो टोटल लेंथ है दिस विल बी इक्वल टू, यहां पर देखो VO प्लस UE, VO प्लस UE। तो अगले क्वेश्चन में हम VO और UE जो है कैलकुलेट करेंगे, VO और UE कैलकुलेट करेंगे। यहां पर मैं आपको कुछ और चीजें मेंशन कराना चाहूंगा जो कि आपको डायग्राम में बनानी होती हैं, जो कि है यहां पर एंगल्स। तो एक्चुअल में जो एंगल होता है वो कहां से बनते हैं भाई, इसमें दो एंगल होते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन जब हम बताते हैं होता है बीटा, ये बीटा होता है एंगल मेड बाय इमेज एट आई, है ना। अलग अलग जगह पे आपको इसको ऑब्जेक्ट भी लिखा हो सकता है, लेकिन मैंने यहां पर मान लिया एंगल मेड बाय इमेज एट आई, ठीक है। और दूसरा जो एंगल यहां पर मैं दिखा रहा हूं ये होता है अल्फा। तो अल्फा जो होता है एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंखों पर बनाया गया एंगल, लेकिन ऑब्जेक्ट को उस समय जब ये एंगल बना रहा है तो ऑब्जेक्ट को उस समय कहां रखा होना चाहिए, एट LDDB, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे रखा होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर एंगल्स को मार्क करूंगा तो कुछ इस तरह से करूंगा कि इमेज ये रही, इमेज से लाइट रे जा रही है, इमेज से लाइट रे जा रही है, तो भाई ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज कॉल्ड इमेज, है ना। तो मैं कहूंगा भाई ये इस एंगल को मैं बोल रहा हूं बीटा, क्या बोल रहा हूं, बीटा। इस एंगल को बोल रहा हूं बीटा। अभी अल्फा क्या बना दे सर, तो भाई अल्फा अगर आप इसी डायग्राम में बनाएंगे थोड़ी सी खिचड़ी टाइप पक सकती है, अदरवाइज आप यहां भी जो है दिखा सकते हैं, कहां, आप यहां भी दिखा सकते हैं, यहां पे अल्फा एंगल दिखा सकते हैं। बोला सर आंखें तो वहां है, नहीं, आंखें कभी आपने किसी साइंटिस्ट को देखा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप वहां है और वो यहां से दिख रहा है, नहीं, आंखें हमेशा ट्यूब पर ही रखी जाती हैं, तो आई की जो डिस्टेंस है वो ट्यूब पर ही मानी जाती है। तो आप यहां से एंगल अल्फा दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने कहां रख दिया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। अदरवाइज आप क्या करते हैं, अगर अदरवाइज आपको अल्फा एंगल अगर दिखाना है तो आप क्या करें कि अलग से दिखा दें, ठीक है ना। तो अभी देखिए अगर आपको अल्फा एंगल दिखाना है तो आप अलग से एक डायग्राम बना दें और यहां पर दिखा दें कि भाई यहां पर ये जो एंगल है आंखों के साथ ये अल्फा बन रहा है, आईज के साथ ये एंगल अल्फा बन रहा है, कब, जब ये ऑब्जेक्ट रखा हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर। या आपने अलग से दिखा दिया इसको, क्लियर है। तो बुक में आपको अलग से भी मिल जाता है, अदरवाइज आप इसको यहां भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन ये क्या होता है, तो होता है ये मतलब बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा,
क्लियर है। और जब हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए प्रूव करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो ये निकल के आती है MO। MO का मतलब है मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन बाय आईपीस। ये एक पॉइंट है आपको याद रखना है कि भाई हम नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालते हैं एंगुलर, तो कितनी निकल के आती है एंगल, मतलब ये निकल के आती है मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन बाय आईपीस। क्लियर है इतनी बात? चलिए भाई, बहुत सुंदर। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लो उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, नहीं ले पाया, ले लेना। हाँ जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, जो इस क्वेश्चन में कहा है पिछले क्वेश्चन से हम रिलेट करेंगे। देखिए कह रहा है कि एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x, है ना। तो मैंने यहां पर मान ली कि भाई एंगुलर मैग्निफिकेशन जो m दी हुई है, ये कितनी दी हुई है? 30। हाँ जी, तो 30 यहां पर मैं मान लेता हूं, तो ये हो गई 30, एंगुलर मैग्निफिकेशन 30 इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। तो भाई फोकल लेंथ की ऑब्जेक्टिव मतलब आपको 30 मैग्निफिकेशन देनी है। 30 मैग्निफिकेशन मतलब ये 30 सेंटीमीटर वगैरह नहीं, कोई यूनिट नहीं है, ऊपर मैग्निफिकेशन नीचे मैग्निफिकेशन। हाँ जी, तो FO कितनी है? 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ इसके बाद कह रहा है कि आईपीस की जो फोकल लेंथ है FE, ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। नाउ हाउ विल यू सेटअप कंपाउंड माइक्रोस्कोप? बोला आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे सेटअप करेंगे कि इमेज जो है कहां बन जाए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ये पूरा पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, सब कुछ उसमें तो छुपा बैठा है, सब कुछ उसमें ही एक्सप्लेन कर दिया। तो वो पूछ रहा है कि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे सेटअप करेंगे। तो भाई हम सिंपल सी बात कहेंगे कि यहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पर इस केस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 1 चम्मच इसकी लेंथ की, प्लस दूसरा चम्मच होगा VO मतलब पहली इमेज, और तीसरा चम्मच होगा यहां पर UE मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आईपीस से। नाउ अभी क्या करना है, आपको VO UE की वैल्यूज निकाल करके वैल्यू पुट करनी है। कैसे निकालेंगे? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो मैं यहां पर आपको बताऊं कि भाई MO अगर आप देखें तो MO दिया है क्या? नहीं दिया। दिया है क्या? नहीं दिया। तो MO जो होता है ये होता है आपके पास, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ME अगर मैं निकाल दूं दैट मींस मैग्निफिकेशन बाय आईपीस, तो मैं MO दैट मींस मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस निकाल सकता हूं। तो जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलता है कि मैग्निफिकेशन बाय आईपीस इज इक्वल टू 1 प्लस D अपॉन FE, ये दिया हुआ है। ठीक है। नाउ ME इज इक्वल टू 1 प्लस D की वैल्यू कितनी है? D मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी है भाई? 25 सेंटीमीटर अपॉन फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ आईपीसी कितनी है? ये हो गई आईपीसी की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देख रहे हो? तो यहां से जो निकालेंगे 5 जा तो ME दैट मींस मैग्निफिकेशन बाय आईपीस आ जाएगा 6। आईपीस आ गया 6। तो अगर मैग्निफिकेशन बाय आईपीस 6 हो गया तो फिर हम यहां पर से आगे बढ़ेंगे तो M इज इक्वल टू होता है MO इंटू ME, और ME की वैल्यू है 6। तो MO जो हो जाएगा ये हो जाएगा M जो कि है 30 अपॉन 6। तो यहां से MO निकल के आ गया 5। MO कितना निकल के आ गया? MO निकल के आ गया 5। MO मीन्स मैग्निफिकेशन बाय आईपीएस। ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन बाय, MO मतलब मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ना अभी आपको क्या निकालना है? अभी आपको निकालना है VO और UE। तो VO निकालने के लिए हम क्या करेंगे? VO निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे भाई MO मैग्निफिकेशन बाय आईपीस जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ये होता है VO अपॉन UO। अभी देखना कि इमेज जो है इन्वर्टेड बन रही है ना, तो माइनस साइन हम ले लेंगे। तो MO इज इक्वल टू, अच्छा MO कितना दिया हुआ है? MO तो अभी आपने निकाला, बोला 5 इज इक्वल टू VO हमें निकालना है UO ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड भी रखा हुआ है, या फिर मैं कहूं जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आने वाली है। तो UO कितना है? UO दिया हुआ है? नहीं दिया।
तो ये हम ऐसा लिख देते हैं कि भाई v, अच्छा माइनस लगा देता हूँ क्योंकि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगी, तो या फिर कहूँ कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोला -5 UO, VO की वैल्यू उतनी आ गई। अभी क्या करेंगे, दैट मीन्स आपने सबसे पहले यहां पर ये टारगेट है आपका, इसके लिए आपने ME निकाला, इसके लिए आपने MO निकाला, MO से आपने VO निकाल दिया। अब आप निकालेंगे VO और UO की वैल्यू बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो अभी क्या करेंगे, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। क्लियर है, ध्यान से देखना। तो 1/FO की वैल्यू क्या है 1.25 सेंटीमीटर, ये दी हुई है, इज इक्वल टू 1/VO की वैल्यू क्या है -5 UO माइनस 1/UO। ये क्लियर है, ध्यान से देखना। अभी क्या होगा कि 1/1.25 इज इक्वल टू, यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कुछ, ये बन जाएगा कुछ, हाँ जी ये बन जाएगा कुछ, ध्यान से देखना कि ये देखो 5 U0 और इसके बाद यहां क्या बचेगा भाई, यहां बचेगा ओनली माइनस को तो मैं अलग कर देता हूं, ठीक है ना, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया, तो ऊपर बच जाएगा ये 5 मतलब 1 + 5, ठीक है, क्या बच जाएगा, एलसीएम नहीं आ रहा है, 1 + 5, तो ये आपका कुछ हो गया, UE चला जाएगा इस साइड, तो 1/1.25 इज इक्वल टू ये 6/5, ये माइनस का है, यहाँ से ये कैंसिल होके ये बचेगा 1.2, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो UO की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी -1.5 सेंटीमीटर, -1.5 सेंटीमीटर। कहीं से देखना अगर माइनस साइन का क्या हो रहा है, माइनस साइन कुछ हो रहा है क्या, -1.25 सेंटीमीटर। चलिए भाई देखिए, तो -1.5 सेंटीमीटर कहीं कट रहा है क्या, नहीं, प्लस का ही आ रहा है, माइनस का आ रहा है, यहाँ से तो फिर माइनस का आना चाहिए। चलिए तो माइनस का ले लेते हैं, अगर माइनस का लेंगे UO तो VO की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो VO हम देखते हैं, VO आ रहा है आपका -5 UO, तो देखिए जरा VO इज इक्वल टू -5 UO की वैल्यू क्या है, देखिए अभी आपने UO की वैल्यू निकाल दी, ये आ रही है -1.5, तो VO इज इक्वल टू हो जाएगा +7.5 और ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो VO की वैल्यू आपने निकाल दी, बढ़िया सा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, VO की वैल्यू निकाल दी, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको UE और निकाल देना है। तो UE निकालने के लिए क्या करेंगे, M इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या करेंगे, M इज इक्वल टू, यहां से फिर वही बात कि भाई इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो ME इज इक्वल टू, इमेज डिस्टेंस क्या है, तो इमेज डिस्टेंस फाइनल जो इमेज बन रही थी, एक बार ध्यान से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा भाई फाइनल इमेज कहां बन रही है, फाइनल इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस पे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बोले UE है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आपका 25, और UE कहां पर है, UE कुछ है क्या, हाँ जी भाई UE तो निकालना है, तो UE हमें निकालना है, और मैग्निफिकेशन कितनी दी हुई है, आईपीस की मैग्निफिकेशन अभी हमने निकाली है भाई 6 इज इक्वल टू 25/UE, माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही लेफ्ट साइड है तो माइनस माइनस आने जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे फिर, हाँ। तो UE की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, UE वहाँ पहुँचेगा तो 6 4 24 पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पर आ जाएगा 6 1 6, तो 4 पॉइंट अप्रॉक्स को चला जाएगा, 4.15 मान लो, ठीक है नाउ। तो अभी देखिए, तो आपको UE की वैल्यू क्या मिल गई 4.15, ये वैल्यू मिल गई, सेंटीमीटर में है ये कितने हैं, सेंटीमीटर में। तो अगर आपको यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकाल के रखनी है तो ये मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन जो हो जाएगी, ये हो जाएगी, ध्यान से देखना, VO + UE, VO + UE। तो VO क्या है, VO है 7.5, मैग्निफिकेशन 7.5 प्लस 4.15, ये आपका करेक्ट जो है सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। तो अप्रॉक्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर 11.6 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। मतलब इतनी बड़ी आपको ट्यूब लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर m के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, l पुट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा सा डेरिवेशन है लेकिन क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो जरूर लिख करके बताइएगा। नाउ आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे और अभी हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर द फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। ध्यान से देखना, आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम बनाना है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आपको दो लेंसेज की जरूरत पड़ेगी। कितने लेंसेज की, 2 लेंसेज की आपको जरूरत पड़ेगी। तो जो पहला लेंस होगा ये लेंस आपका होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि बड़े साइज का होगा, क्योंकि हमें ज्यादा लाइट चाहिए होती है अच्छा देखने के लिए। ठीक है जी। तो दूसरा लेंस होगा आईपीस, जिसका साइज कंपैरिजन में छोटा होगा ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यहां पर हमने एक बड़ा सा लेंस बना लिया। नाउ हमने एक बड़ा सा लेंस बना लिया। ठीक, चलिए ये बड़ा सा लेंस हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब लाइट रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, बहुत दूर से। तो हमने लाइट रेज को कुछ इस तरह से बनाया, ये लाइट आ रही है, लाइट रेज पैरेलल आएंगी और एक जगह पे जाकर के कन्वर्स हो जाएगी। जहां पर लाइट रेज कन्वर्स हो जाएंगी वहां पर क्या होगा, वहां पर इमेज बनेगी। तो हमें चाहिए इससे भी बड़ी इमेज, है ना। हमें क्या चाहिए, इससे ही बड़ी इमेज। तो पहले तो ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं बोलता हूं अल्फा, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा अल्फा। डेरिवेशन में ये बहुत यूजफुल होता है, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। हाँ ना, अभी देखिए, अभी हम चाहते हैं कि इसकी इमेज बड़े बनी, मतलब इसकी इमेज जो बने वो बड़ी इमेज बने। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये सारी लाइट रेज नीचे से आने वाली भी आप दिखा सकते हैं कि भाई नीचे से भी लाइट रे आती तो ये यहां जाकर के मीट कर जाती हैं। तो जो सारी की सारी लाइट रेज जो हैं ये कहां मीट कर रही हैं, जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं उस पॉइंट को आप नाम देते हैं फोकस। तो मैं इस पॉइंट को नाम दे दूंगा कि भाई ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FO, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी क्या होगा, अभी मैं यहां पर एक और लेंस यूज करूंगा जिसको मैं बोलूंगा आईपीस। आईपीस थोड़ा सा छोटा होगा, तो ये बना दिया मैंने आईपीस। अभी क्या होगा, ये इसका जो आईपीस की जो फोकल लेंथ है ना, वो इस ऑब्जेक्ट के बाहर होगी, ताकि ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ के अंदर बने और जो इमेज फॉर्मेशन हो फाइनल, ये बड़ी इमेज बने। ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहां से हमने इसको ऐसे पास कराया, एक लाइट रे ऐसे, और ये हमने आई लगा दी। तो ये हमने इस तरह से आई लगा दी, तो आप देखेंगे कि भाई यहां पर जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा ये कुछ इस तरह से होगा। फाइनल इमेज कुछ यहां पर जाकर के, ये यहां पर जाकर के बन जाएगी, और इस फाइनल इमेज को मैं कुछ नाम दे दूंगा, लेकिन पहले मैं यहां पर ये दिखा देता हूं। और फाइनल इमेज के बाद जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल विल बी नोन एज बीटा। समझ गए, इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है आंखों पर, ये एंगल हो जाएगा बीटा। तो अगर मैं यहां पर दिखा दूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है, तो ये मैं यहां पर दिखा सकता हूं कि भाई ये यहां पर हो गया। अगर मैं बोलूं कि भाई ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर होगा, तो मैं दिखा भी सकता हूं कि भाई ऐसे ए, और ये हो गया आपके पास A1, ये हो जाएगा इसी तरह से B1, ये हो जाएगा A2, और ये हो जाएगा B2। ठीक है। तो ये इस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम बन जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट गाइज। हाँ जी, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा कि मैग्निफिकेशन कुछ फॉर्मूला होता है, इसी तरह से इसमें भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको करने वाले हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नाउ अभी देखिए, इस क्वेश्चन में आपको मिल रहा है कि स्मॉल टेलीस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है दैट इज 140 सेंटीमीटर, और आईपीस की जो फोकल लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको ये सारी वैल्यूज यहां पर लिखने के बाद मैग्निफिकेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन 2 केसेस में निकालनी है। पहला जो केस है ये कह रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, और दूसरा केस है ये कह रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन में। तो कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो FO गिवन है कितना,
140 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि आई पीस जो है छोटा होता है और इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है। ये 5 सेंटीमीटर दी हुई नाव। तो अभी आपको निकालना है मैग्निफिकेशन एट नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट कब होता है इसमें? तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की जो कंडीशन होती है ये होती है FO अपॉन FE। तो दोनों सेंटीमीटर में, तो भाई यूनिटलेस वैल्यू हो जाएगी। FO है 140, ये है 5, तो यहाँ से कैंसिल करने के बाद m इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 40 बचाएगा, 5 8 जा 40, तो m इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आ गया इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में अभी आपको क्या करना है कि मैग्निफिकेशन निकालनी है जब इमेज बन रही हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे। तो अभी फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू जो मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट में होती है FO अपॉन FE, इसमें इंटू हो जाता है FE पहुंच जाता है ऊपर, तो 1 अपॉन FE अपॉन D ये आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, अभी यहां पर ऐसा करेंगे m इज इक्वल टू FO अपॉन FE की वैल्यू जस्ट हमने अभी 28 निकाली है, इसके बाद 1 प्लस FE की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू 25 है, क्योंकि D क्या है? D है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और सबसे सुंदर हमें सबसे साफ कब दिखाई देता है? जब इमेज हमारी 25 सेंटीमीटर बन रही हो। तो इसको तो बिना पूछे बिना बताए 25 ले लेना है। अभी करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, 25 का 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 2 जा 50, दैट मीन 0.2। तो m इज इक्वल टू 28 इंटू ये हो जाएगा 0.2, तो फिर यहाँ पर ये बच जाएगा 1.2। तो भाई m इज इक्वल टू 28 2 जा 56, कैरी आई 5, 28 1 जा 28, तो इसका मतलब 33 ये हो गया, तो मतलब 33.6 ये हो जाएगी मैग्निफिकेशन। ये हो जाएगी मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्मिंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आराम से ये बन जाएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंचेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो जरूर ले ले भाई। हाँ जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक बार इसको पढ़ेंगे। देखिए दिया जा रहा है, लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम, ये मेटल सरफेस पे फॉल करती है जिसका वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस पर बेस्ड हमसे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? आपको यहां पर क्या करना है, आपको जब ये लाइट इस पर इंसिडेंट होगी तो इसमें से चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अगर एनर्जी इसकी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो, है ना? किसकी एनर्जी? इस लाइट की एनर्जी, जिसको हम कैलकुलेट अभी करेंगे। तो देखिए जरा यहां पर क्या है, आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है और फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। सरफेस जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है इस इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, एक और चीज, ये काइनेटिक एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल सा काम आपको करना है कि भाई देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई क्या है, ई होता है एच न्यू, फ्रीक्वेंसी दी है क्या, नहीं दी, माइनस वर्क फंक्शन तो दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ये जो एच न्यू है ये निकालना पड़ेगा ये। तो यहाँ पर क्या कर लें भाई, ई इज इक्वल टू एच न्यू से हम वैल्यू निकालेंगे। तो ई इज इक्वल टू एच जो होता है ये होता है 6.63 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -34, ये होता है जूल सेकंड। अभी ये जूल में चल रहा है, हाँ जी, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और न्यू की वैल्यू क्या है, सी बाय लैम्डा। न्यू क्या होता है, न्यू होता है सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा। तो सी की जगह क्या रखूंगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां पर कैंसिल करूंगा मैं इस कलर से, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -24 और -24 सॉरी -27 और ये 8, तो ये बच जाएगा आपके वो -19। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, E इज इक्वल टू यहां पर हो गया 6.63 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, इनटू में क्या है, इनटू में बच रहा है ऊपर 3 अपॉन में है 2, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो मुझे 1.6 × 10⁻19 का डिवाइड करना पड़ेगा, जिसके कारण से ये तो पावर तो कैंसिल हो गई। 1.6 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 16 6 64 होता है, ये थोड़ा ज्यादा जा रहा है, तो ये अप्रोक्स आपका चला जाएगा 16 4 जा, है ना। तो ये आपका 4 पॉइंट, मैं इसको 4.1 मान लेता हूं। ठीक, चलिए
और ये कैंसिल होगा यहाँ से, तो 1.5 ही आ जाएगा। तो आप इसको अप्रॉक्स 6.1 या 6.2 इसको मान ले, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है? नाउ अभी इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद जो भी हमें काइनेटिक एनर्जी है यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 6.2 माइनस 4.2, तो यहां पर जो निकल के आएगा ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर आपको ये क्लियर हो गया। नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल्ड। इंटेंसिटी और एनर्जी का कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, तो भाई यहां पर आप क्या लिख देंगे, नो चेंज, है ना, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नाउ इफ द सेम लाइट फॉल्स, अगर यही लाइट 6.2, यही लाइट 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो लाइट है ये 6.5 इलेक्ट्रॉन वाले वर्क फंक्शन पे इंसिडेंट करती है, यानी कि एक हमारे पास मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब अगर इस पर यही लाइट जिसकी जो एनर्जी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर ये इंसिडेंट करती है, तो कह रहा है कि एनर्जी क्या होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की। तो बड़ी ही घटिया सी बात है कि यहां पर एनर्जी हो ही नहीं सकती जो इंसिडेंट या एमिटेड इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि भाई जो एनर्जी जो आ रही है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो एनर्जी आ रही है ये एनर्जी पहली बात वर्क फंक्शन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, और अगर निकलेगा नहीं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये 0 होगी, मतलब इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है मतलब बाहर नहीं निकलेगा यहां पर। ठीक है, चलिए तो ये वाला भी आप बोलेंगे भाई अगर कुछ भी नहीं होगा वर्क फंक्शन से कम एनर्जी है। नाउ 9th के बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10th पर। तो क्वेश्चन नंबर 10th पे क्या दिया जा रहा है इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए आप यहां पर इसको आराम से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है। वेट, नाउ तो क्वेश्चन में दिया जा रहा है इफ द फोकल लेंथ of convex lens made of glass of refractive index 1.5 is 20 सेंटीमीटर। तो भाई ग्लास का जो फोकल लेंथ है, ग्लास का बने हुए लेंस की, ये कितनी है फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अभी इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का ये कितना है 1.5, चलिए अलाउड है। ठीक, नाउ 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो सेंटीमीटर की तो कोई बात होगी नहीं यहाँ पे। ना इसके बाद व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। ठीक है, तो अगर आपने इसी मटेरियल को आपने किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है, जिस मीडियम की जो वैल्यू है, मीडियम की कितनी है भाई 1.25। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ फोकल लेंथ 1.25। तो आपको निकालना है यहां पर फोकल लेंथ। ठीक है, आपको निकालना है यहां पर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप यहां पर रिलेशन लगाएं, फोकल लेंथ निकालना है। अगर आपने इस मीडियम में रख दिया तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो रिलेशन होता है ये होता है μ-1, और यहाँ से 1/r1 प्लस 1/r2। ये यहाँ पर ये हो जाएगा ना, ये कौन से केस में बोला, ग्लास वाले केस में, ये ग्लास वाले केस में हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर दूसरे वाले केस में अगर आप निकालते हैं फोकल लेंथ तो ये हो जाएगी μm-1, और ये 1/r1 प्लस 1/r2, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा कि Fm/Fg, इन दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दोगे ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा Fm/Fg, तो μg माइनस 1/μm-1। तो μg की वैल्यू क्या है Fm/Fg, Fm कितना है बोले 20 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर मुझे Fm निकालना है, Fm इज इक्वल टू Fg पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो Fg पहुंच गया यहाँ पे μg-1। तो μg की वैल्यू कितनी है, तो μg की वैल्यू है यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो μg की वैल्यू 1.5, तो ये 1.5 -1 अपॉन
म्यू एम की वैल्यू कितनी है 1.25 माइनस 1, 1.25 माइनस 1, ठीक है। तो 1.25 माइनस 1। अभी देखिए, तो एफ एम इज इक्वल टू एफ जी की वैल्यू है 20 और ये बन जाएगा 0.5 अपॉन 0.25, डिवाइड करने पे ये हो जाएगा आपका जो है 2। तो एफ एम इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू अस आंसर आना चाहिए 40 सेंटीमीटर। चेक करना पड़ेगा ये आंसर सही है कि गलत है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके कि आप यहाँ से समझ पा रहे हैं या नहीं। तो आंसर जो हमारा आ रहा है ये पूछ कर रहा है भाई 0.5 अपॉन 0.2। ये आंसर जो हमारा आ रहा है ये आंसर गलत आ रहा है। क्या 1.2 दिया हुआ है, 1.25 तो ये आपका 2 हो जाएगा। अगर ये 2 हो जाएगा तो एफ एम से आप इसका इंटू कर देंगे तो 2 इंटू इतना तो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 1.25, तो 1.25 के हिसाब से 40 सेंटीमीटर आंसर सही आ रहा है अपना, ठीक है ना। ये 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर सही आ रहा है। जो सीबीएसई ने जो लॉन्च किया, जो रिलीज़ किया हुआ है उसमें 50 सेंटीमीटर जा रहा है और सॉल्यूशन में इसमें यहाँ पर लिया हुआ है कितना, यहाँ पर लिया हुआ है 1.2, तो वो कुछ एरर हो सकती है। अपना ये 40 सेंटीमीटर सही आंसर जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ आ रही है ये पॉजिटिव फोकल लेंथ आ रही है, जो बताएगी कि भाई राइट साइड को ही ये लेंथ कन्वर्ज कराएगी लाइट रे को, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है। नाउ अभी हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया हुआ है, बड़ा ही सिंपल सा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात पूछी जा रही है आपसे कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम। हाँ जी, तो रडार सिस्टम के लिए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुटेबल होती है? तो रडार सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुटेबल है दिस इज कॉल्ड माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हम यूज करते हैं रडार सिस्टम में, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 108 हर्ट्ज से लेकर के करीब 1011 हर्ट्ज तक ये हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ 1000 हर्ट्ज भी आप यूज करें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कह रहा है कि इफ द सेकंड क्वेश्चन में इफ अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर, बोला अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो एवरेज सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाता कि ज्यादा हो जाता? तो आंसर इज भाई लोअर हो जाता, कम हो जाता। क्यों? अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो बहुत सारी जो लाइट रेडिएशन, जो हीट रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, अर्थ पर ट्रैप नहीं हो पाती और जो रेडिएशन है वो बाहर चली जाती, तो ठंडा हो जाता पहले से, ठीक है ना। 2 स्वेटर और पहनने पड़ते। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अभी क्या है, ये तो हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो पाता यहाँ पर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये मतलब पूरा क्वेश्चन 3 नंबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रखा गया है। इसी क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि आपको ये चीज आपको जस्टिफाई करनी है, बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी प्रेशर जो एक्सर्ट करती है और इसके पास भी ये प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे भाई? याद रखिए, इसके लिए आप लिखेंगे कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट, व्हेन ए आप लिखेंगे कि भाई जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल प्रेशर, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट ऑन ए प्लेन, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक प्लेन पर रखा है, ठीक है, in a direction perpendicular to the propagation, in a direction perpendicular to the propagation of EM wave, है ना। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रखा हुआ है चार्ज, तो ये चार्ज क्या करने लगता है, ये चार्ज के पास मोशन आ जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई इस चार्ज के पास मोशन आ जाता है, तो हम कहते हैं भाई यहां से क्या हुआ, ये एनर्जी ट्रांसफर हुई, ये चार्ज मोशन में आ गया तो इस चार्ज का मोमेंटम आ गया। तो हम यहां से कह सकते हैं भाई चार्ज के पास क्या होता है, चार्ज के पास यहां पर प्रेशर एक्सर्ट करने की ताकत होती है। बात समझ में आई? और प्रेशर एक्सर्ट करने की ताकत होती है, इसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे U/C, ठीक है। तो ये आपका ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक, क्लियर है ये बात। नाउ
तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ, इस ये प्रूव करता है कि चार्ज के पास एनर्जी मोमेंटम दोनों होता है, ये प्रेशर भी एक्सर्ट कर सकती है। ठीक ना, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद इसमें और वाला जो क्वेश्चन है इस पर हम पहुंचेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, कहा जा रहा है इफ स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स जो स्लिट्स हैं, जो ओपनिंग है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर ये आइडेंटिकल है तो आपको प्रूव करना है देन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेरी बिटवीन 0 एंड 4 टाइम्स टू द इंटेंसिटी ऑफ सिंगल स्लिट। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहां पर हमने क्या किया कि इंटेंसिटी की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है ना, वो कितनी होती है, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 इंटू कॉस फाई, ये होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। क्लियर है? नाउ अभी क्या होता है कि आपको क्या करना है, यहां पर आपको बड़ा ही सिंपल सा काम करना है कि सबसे पहले आपने माना कि जो फाई है ये 0 डिग्री है। अच्छा, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा डिराइव करेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी को। हाँ जी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, से हमने कह दिया ये हो गया I1 का I प्लस I2 को भी हमने कह दिया I प्लस यहां पर भी हमने इसको I बनाया, तो ये हो जाएगा 2 रूट I के प्लेस पर I, ये भी रूट I, तो हो गया ये 2I इंटू कॉस फाई। तो यहां से हम ऐसे करके क्या करेंगे कि आई आर, ये यहां पर 2I कॉमन आ जाएगा, तो क्योंकि आप इन दोनों को मिला के 2I लिख सकते हो, तो 2I कॉमन आ गया, तो ये बचा 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई बचा। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से बाय प्रॉपर्टी 2I, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। अच्छा वेट, इसको मैं 1 प्लस कॉस फाई को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, है ना। अब इस 2 से ये 2 को मत उड़ा देना, ठीक है, ये एंगल है, तो यहां पर फाइनल क्या बच रहा है, फाइनल जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये हमें मिल रही है 4 कॉस 4I कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। ठीक है, आप चाहें कि आप ये कह रहे हैं कि भाई I1 इज इक्वल टू I2, आप एक दूसरे के टर्म में बताना चाहते हैं, तो इसको I1 लिख सकते हैं, तो ये I1 हो जाएगा, तो आप दिखा सकते हैं भाई आई आर इज इक्वल टू 4I1 कॉस स्क्वायर 5/2। बताना चाहते हैं कि भाई फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में सेकंड वाले की इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई है, तो ऐसा हो जाएगा। अभी देखिए आई आर, ठीक ना, अभी क्या होता है कि अगर फेज डिफरेंस जो है दो वेव्स के बीच में 0 डिग्री है, तब क्या बनेगा, तो तब बनेगा आई आर इज इक्वल टू 4I1 और कॉस स्क्वायर 5/2 के, ये जो 5/2 दिया हुआ है इसकी जगह पे हम प्लेस करेंगे 0, तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट। ठीक है, नाउ फर्स्ट फ्रिंज हम यहां पे कह सकते हैं। नाउ देखिए जरा यहां पे I1 हो गया। अब अगर मैं यहां पर फाई के प्लेस पर 180 डिग्री पुट करता हूं, दैट मीन्स मैं यहां पे फाई के प्लेस पर पाई पुट करता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे ये पाई पुट करूंगा, दैट मीन्स 180 डिग्री अगर मैं प्रूव करूंगा, तो आप देखेंगे कि आई आर इज इक्वल टू ये बन गया 4I1 और ये कॉस पाई के प्लेस पर हो जाएगा 180/2, तो ये हो गया आपका कॉस 90, तो आई आर जो हो गया ये हो गया आपका 0 डिग्री, मतलब रिजल्टेंट 0 आ गई। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये 0 टू 4I के बीच में या 4I1 के बीच में वेरी करेगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्लियर है ना इतनी बात। नाउ अभी हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए। चलिए, तो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि भाई नाउ ये तो हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया। चलिए तो यहां पर हमें बताना है ड्रॉ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ फेज एंगल व्हेन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू द कोहेरेंटली इल्यूमिनेटेड सिंगल स्लिट। तो डिफ्रैक्शन के लिए आपको यहां पर ग्राफ बनाना है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल फ्रिंज होती है ये तो अच्छी खासी दिखाई देती है, जबकि जो इसके
एडजेसेंट जो फ्रिंज होती हैं, साइड वाली जो फ्रिंजेस होती हैं, ये आपको नहीं दिखाई दे पाती है ना, बहुत ही कम इनकी इंटेंसिटी होती है। तो यहाँ पर आप ये बता दें कि भाई लैम्डा अपॉन ये कितना जो है फेज डिफरेंस होगा, यहाँ पर लैम्डा अपॉन ए, फिर अगला कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2a, और इस तरह से ये चलता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर दिखाएंगे तो लैम्डा अपॉन ए ये बन जाएगा, ये प्लस में लैम्डा अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक नाउ, इसके बाद आप यहाँ पर विड्थ देना चाहेंगे, अगर इसकी इस सेंट्रल फ्रिंज की अगर आप विड्थ बताना चाहेंगे तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय ए, इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है बात नहीं नाउ? तो यहां से इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफ्रैक्शन हो गया। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि बहुत सिंपल सा है। ठीक है ना नाउ? तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है दैट इज योर फाइनल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका, इसमें 5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखना, ये हो रहा है मिराज फॉर्मेशन। आप इस चीज को समझते हैं, मिराज फॉर्मेशन जानते हैं भाई। मिराज फॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो लाइट आ रही होगी ऊपर से, हाँ इस पेड़ से टकराई, अब इस पेड़ से लाइट आई तो यहाँ से कई सारे, एक्चुअल में क्या होता है गर्मी में जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, तो मीडियम की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी बदल जाती है अलग अलग। तो यहाँ पर ये लाइट आई, ये बैंड होते 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 अब जब ये नीचे तक टकराई तो ये जो क्रिटिकल ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो गया तो लाइट और नीचे जाने के बजाय ये ऊपर चली गई इसकी आंखों में। अब ऊपर चलेगी इसकी आंखों में तो इसका मतलब है यहाँ पर हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो गया तो ऊपर ही लौट गई है। लेकिन आंखों क्या, आंखों को जो ये ट्री है ये नीचे की साइड ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिराज फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, मिराज फॉर्मेशन में देखो पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे, पहला ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा फेनोमेना होता है मिराज फॉर्मेशन में, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें होता है। नाउ अभी क्या दे रहा है कि डाइवर, एक डाइवर है, गोताखोर है, ये डेप्थ में है और स्काई को देखता है, तो जो एंगल बनता है ये कुछ कितना बनेगा ये एंगल के बारे में बताना है। तो देखिए सीज द स्काई इन ए सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह से स्काई को देखता है सेमी वर्टिकल एंगल इन ए कोन में, है ना। चलिए, तो सेमी वर्टिकल, पूरा एंगल नहीं बनाना है, सेमी वर्टिकल एंगल बनाना है। ठीक है, नाउ ये एंगल हो गया आपका थीटा, इस थीटा के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो है ना, ये जो एंगल है अप्रॉक्स क्रिटिकल एंगल के बराबर जा रहा है। क्रिटिकल एंगल बराबर क्यों, तभी हम इस लाइट रे को ये ऐसे गई और ये लाइट रे कुछ इस तरह से जाएगी। ये लाइट नीचे को आएगी ना, नीचे को नहीं लाना है, क्यों, नीचे को अगर आती तो TIR फेनोमेना हो जाता और ये ऊपर देख ही नहीं पाता। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू कितना दिया है 4/3, और हम जानते भी हैं कि म्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन सी, या मैं सिंपल सा इसको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। क्लियर है नाउ? तो अभी देखिए सी क्या है, सी वैल्यू क्रिटिकल एंगल की, तो यहां से अगर मैं सी निकालूंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। क्लियर है नाउ? अभी आप ये देखेंगे तो यहां से साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू की वैल्यू क्या है 3/4, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक नाउ, तो यहां पर साइन इनवर्स 3/4 क्या है, ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर नाउ? अभी हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, आप एक बार अगर आपको नोट करना है तो जरूर नोट करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें N1 एंड N2 दो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, कोर एंड क्लैडिंग का, तो करेक्ट इक्वेशन कौन सी होगी इसमें, तो देखो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ये हमने कोर बना दी, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लैडिंग बना दी। ऑप्टिकल फाइबर आप जानते हैं कि बहुत थिन सा फाइबर होता है, बहुत थिन फाइबर होता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो बीच वाला जो इसका जो ये टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के फेनोमेना पर बेस्ड है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। और आप जानते हैं टोटल इंटर रिफ्लेक्शन कब हो सकता है, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो तब। तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये N1 और इसका N2 है। तो अगर ये जो डेंसर, अगर ये जो कोर है
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, केवल तभी यहां पर TIR पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक नाउ, तो यहां पर क्या कौन सी इक्वेशन सही है, N1 ग्रेटर देन N2। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो हमने कहा कि भाई N1 ग्रेटर देन N2, ये ठीक है। अभी देखिए यहां पर एक डायमंड, देखो जरा, डायमंड इज इमर्स्ड इन सच अ लिक्विड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। डायमंड को एक लिक्विड में डिप कराया गया है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस रिस्पेक्ट में, बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का है एयर के रिस्पेक्ट में, ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ज्यादा है किससे, वाटर से। नाउ आगे बढ़ेंगे, तो ये यहां तक आपको ये पहले स्टेटमेंट में ये बता दिया कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, ये बता के आपको रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में आपको यहां तक ये बता दिया, क्लियर है। नाउ आगे क्या दिया हुआ है, देन क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड लिक्विड इंटरफेस एज कंपेयर टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड वाटर इंटरफेस विल। अब सुनिए जरा क्या कह रहा है कि देन क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड लिक्विड इंटरफेस, दैट मीन क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। हाँ जी, ये देन क्रिटिकल एंगल तो कितना हो जाएगा, 1/sin c, इतना। नाउ इसके बाद क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड वाटर, तो क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हो जाएगा, कुछ और एंगल होगा, 1/sin डैश या sin c डैश में इसको बोल सकता हूं। तो आपको बताना है इंटरफेस विल, ये जो क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा या छोटा हो जाएगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं μd/μL इज इक्वल टू μd/μW। तो आप ये देखिए यहां पर ध्यान से देखना, कि μL बड़ा हो रहा है कि छोटा, तो भाई μL यहां पर बड़ा है और μW छोटा है। तो इसी तरह से ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि भाई sin c डैश जो होगा ये बड़ा होगा और sin c जो होगा ये छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही स्टेटमेंट में इसको इस तरह से लिख के दे दिया है और आपको जैसा जैसा ये कहता जा रहा है क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड लिक्विड इंटरफेस एज कंपेयर टू क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड वाटर, तो आपको इस तरह से यहां पर बताना है। क्लियर है? नाउ तो ठीक है, नाउ अभी करेंगे, अभी हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसका आंसर जो है ये आपका हो जाएगा। इस फाइनल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ द फॉलोइंग फिगर शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट पाइप। लाइट पाइप का मतलब यहां पर ऑप्टिकल फाइबर से, बिकॉज वही लाइट को कैरी करता है एक लंबी डिस्टेंस तक विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। यहां पर क्या है, ग्लास फाइबर का बना हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इनर मटेरियल का 1.68 है और आउटर मटेरियल का 1.44 है। तो मैं यहां पर बता सकता हूं कि भाई जो कोर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 है और बाहर जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। नाउ आगे की बात करेंगे थोड़ा सा, मैं यही इसी पेज पर इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा इसको। तो देखिए सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल। बोला एंगल्स की रेंज क्या होगी इंसिडेंट रे के लिए। देखो इंसिडेंट रे के लिए मतलब इस रे के लिए एंगल की रेंज क्या होगी, ठीक है, इस रे के लिए एंगल की रेंज क्या होगी विद द एक्सिस ऑफ पाइप फॉर फॉलोइंग फेनोमेना टू अकर। फॉलोइंग फेनोमेना टू अकर मतलब किस फेनोमेना की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, बिकॉज इज लाइट पाइप दैट मींस जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है, तभी ये जो लाइट है इस तरह से बेंड होके आगे बढ़ती है। नाउ तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है कि भाई कौन कौन सा एंगल किस एंगल की रेंज के लिए ये जो फेनोमेना है ये होगा। तो यहां पर हम क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, तो क्रिटिकल एंगल जो हम निकालेंगे दैट विल बी साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, वही आपका 1/μ। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि हमेशा कभी भी क्रिटिकल एंगल निकालो तो ये 90 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 90 डिग्री हो गया ना, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो लाइट सीधी चली जाएगी, 90 डिग्री छोटा होना चाहिए, ठीक है, बेंड ही नहीं होगी ना भाई। तो साइन सी इज इक्वल टू, तो यहां पर छोटा कैसे होगा 1.44/1.6 डायरेक्ट निकालिए, ठीक है।
डायरेक्ट निकालिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन रिजिड है इसकी, तो मैं इसके कैलकुलेशन में यहाँ पर हेल्प लूंगा कैलकुलेटर की, और जो हमारे पास पहले से सॉल्व किया गया क्वेश्चन है उसकी मैं हेल्प ले लूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी, ये आएगी हमारे पास, ये एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी ये आएगी 0.8571। ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं C की वैल्यू निकालूंगा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालूंगा, तो ये आएगी 59 डिग्री। इसका मतलब यह है कि अगर इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा एंगल भी होगा तो फिर लाइट जो है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, यानी अंदर के अंदर ये हमेशा इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन यहां पर हमने ये क्या फाइंड आउट कर दिया, हमने ये फाइंड आउट कर दिया आई कितना होना चाहिए। तो अगर मान के जितना आई होगा उससे 90 में से उतना कम कर देंगे, आर होगा। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आर निकालना चाह रहा हूं तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया आई, ये आई कितना हो गया, ये आई हो गया 59 डिग्री। ठीक है। ये 59 डिग्री होगा, आई क्या हो गया, आई हो गया 59 डिग्री। ये क्या है, ये आई है, ये क्या है, ये आई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 59 डिग्री। अब सुनो, अब यहां पर आर मैक्स मुझे निकालना है भाई, मैक्सिमम दैट मींस मिनिमम जो एंगल है ये आपका 59 डिग्री है। ठीक है। मतलब इतना तो क्रिटिकल एंगल होना ही चाहिए। नाउ अभी आर मैक्स कितना हो सकता है, आर मैक्स ज्यादा से ज्यादा आपका 31 डिग्री हो सकता है। मतलब ये कैसे निकाला, 90 माइनस 59, तो आपका ये 39 डिग्री हो सकता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर मुझे जैसे मान के चलिए ये मैंने कैलकुलेट किया, कितने डिग्री आ गया, 31 डिग्री। तो अभी यहां पर क्या करें भाई, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को आप यूज करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो साइन आई मैक्स मुझे निकालना है कि भाई मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है। ठीक है। क्योंकि मुझे रेंज निकालनी है ना, तो मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, साइन आई मैक्स अपॉन साइन आर मैक्स इज इक्वल टू, यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसके अंदर ही लाइट ट्रैवल कर रही है लगातार, तो 1.68। यहां से मैं साइन आर मैक्स का यहां पर जो है सॉल्व करूंगा, तो ब्लैक कलर की पेन लेते हैं हम। तो साइन आई मैक्स जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.68 इंटू साइन आर मैक्स, दैट मीन साइन 31 डिग्री। सो साइन 31 डिग्री को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी साइन, जो फाइनल हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा साइन आई मैक्स इज इक्वल टू साइन आई मैक्स। ये जो वैल्यूज हैं, कैलकुलेशन है, आप आराम से जो है बैठ करके करेंगे, तो 0.866 कुछ आ जाएगा। और इस तरह से जो आई मैक्स होगा ये आपका निकल करके आएगा अप्रॉक्स 60 डिग्री, है ना जी, 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो यहां से हम क्या समझते हैं, इस कैलकुलेशन से हम क्या समझ पा रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन के जरिए हम ये बात क्लियर कर रहे हैं कि हमारे ऑप्शंस जो गिवन है, इनमें से जो रेंज है वो कौन सी सही है भाई। मैक्सिमम 60 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एंगल कितना नहीं होना चाहिए, 60 डिग्री से ज्यादा। ठीक है। तो भाई आप यहां पर देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर ये जो बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे वन शॉट वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, तो ये सभी वन शॉट वीडियोस आप जरूर देखें। चैनल पर आपको बहुत कुछ और सब कुछ बहुत ज्यादा यूजफुल मिलने वाला है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।